जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की क्लास में जो है वो हम एडजेक्टिव का लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको पजेसिव एडजेक्टिव तक बता दिया था। तो आज जो है वो इसके हम एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। ठीक है, चलिएगा शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये जो आपके सामने स्लाइड ओपन है आप उसको एकदम अच्छे से रीड करिएगा और देखिएगा कि इसमें किस बात को बोला गया है। ठीक है, तो अभी जो हम जानने वाले हैं वो जानने वाले हैं प्रेडिकेटिव एंड एट्रीब्यूटिव। तो इसको सीखने से पहले सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं और उसके बाद हम जानेंगे कि एक्शन वर्ब क्या होती है। ठीक है, तो ये बातें हम जानने वाले हैं पहले। तो चलिए, तो पहले इनको समझ लेते हैं कि लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं और हमारी एक्शन वर्ब क्या होती है। मेरी बात समझना, मैं आपके सामने दो क्वेश्चंस लिख रहा हूं, दो एग्जांपल्स लिख रहा हूं जिनके थ्रू हम जानेंगे। ठीक है, पहले तो इसके नाम से थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे वर्ड बोला गया है लिंकिंग। लिंकिंग का मतलब होता है लिंक करना। लिंक करने का मतलब क्या होता है, कोई भी बात जो कही गई है उस बात को किसी से रिलेट करना, किसी के बारे में क्या बताना, इंफॉर्मेशन बताना, उसको बोलते हैं हम लिंक करना। ठीक है, अगली चीज है एक्शन की। तो एक्शन माने क्या होता है कि कोई भी एक्शन होना, सब्जेक्ट जो है वो कोई ना कोई एक्शन करता है, तो उस वर्ब को अपन बोलते हैं एक्शन वर्ब। अब एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, ही इज आ स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगला एग्जांपल मैंने लिखा, ही इज रीडिंग आ बुक। ठीक है, मेरी बात समझो। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्शन वर्ब के बारे में। चाहे आपकी लिंकिंग वर्ब हो चाहे आपकी एक्शन वर्ब हो, ये दोनों ही वर्ब आपकी मेन वर्ब की टाइप होती हैं। एक्शन वर्ब का मतलब होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई एक्शन करे, कोई भी काम करे, और उस काम का प्रभाव जो पड़ेगा वो आपका किसी ना किसी दूसरी चीज पे पड़ेगा। तो सब्जेक्ट जब कोई एक्शन करता है और उसके बाद में जो आगे चीज बोली जाती है वो उस एक्शन का इंपैक्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो उस वर्ब को बोला जाता है एक्शन वर्ब। उस वर्ब को क्या बोला जाता है, एक्शन वर्ब बोला जाता है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है कि सब्जेक्ट के बारे में कोई बात बताई जा रही है और उस बात को सब्जेक्ट के साथ लिंक करने का जो काम करते हैं वो हमारा क्या होता है, लिंकिंग वर्ब होता है। जैसे मेरी बात समझने की कोशिश करना, यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में लिखा है ही इज ए स्टूडेंट, दूसरे वाले सेंटेंस में लिखा है आपका ही इज रीडिंग अ बुक। जैसे इसमें समझो सब्जेक्ट ही है, ही ने रीडिंग करने का काम किया है। ठीक है, ये इसके द्वारा एक्शन बताया गया है। अब वो रीडिंग वो कर रहा है, वो किसको कर रहा है, आबुक को कर रहा है। तो आबुक तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगी, और इस वर्ब का इंपैक्ट बढ़ रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस में क्या बोला गया है, ही इज ए स्टूडेंट। तो आपको पता है इस सेंटेंस का मतलब क्या है, वह है एक छात्र है। तो आपको पता है सब्जेक्ट क्या है, ही, इसके बाद में इस क्या है, हमारी वर्ब है। ठीक है, अब ये बात बोली गई कि वह जो है वो ये क्या है, एक स्टूडेंट है। अब एक स्टूडेंट जो बोला गया है, क्या वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट कोई एक्शन करे, उस एक्शन का इंपैक्ट जिस पर पड़े उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ही इज ए स्टूडेंट, वो है एक स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट कौन है, स्टूडेंट है आपका ही। तो ही के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में ही जब कोई इंफॉर्मेशन दी जाए और उसको किसी भी वर्ब के द्वारा लिंक किया जाए उसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। और जो इंफॉर्मेशन होती है वो सब्जेक्ट के बारे में होती है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखना, यानी कि आगे कोई इंफॉर्मेशन दी गई है वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के बारे में ही है, सब्जेक्ट को ही बताया गया है वहां पे, तो वो हमारी लिंकिंग वर्ब होती है। और सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है, उस एक्शन का इंपैक्ट कहीं ना कहीं जा रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक एक्शन वर्ब हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक बात और समझो, लिंकिंग वर्ब ऐसा ही नहीं है सिर्फ आपकी इजारम वाली होती हैं। लिंकिंग वर्ब ऐसी भी होती हैं जो कि खुद कोई एक्शन नहीं करती। जैसे सीम्स माने क्या होता है, लगना। तो लगना कोई भी एक्शन नहीं है। मतलब जैसे कि मान लीजिए मैंने बोल दिया ही सीम्स गुड, इस सेंटेंस में क्या बोला गया है, वह है
अच्छा लगता है। तो इसका सेंस क्या है कि सीम्स जो बोला गया है, क्या सीम्स यानी कि लगने का काम ही ने किया है, नहीं किया। तो लगने का काम तो कोई और कर रहा है, मतलब वो दिख रहा है। तो ये सीम्स जो वर्ब है उस वर्ब में कोई एक्शन नहीं है और उस एक्शन को ही के द्वारा नहीं किया गया है। तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, यानी कि वो है अच्छा दिखता है। तो ये गुड किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में। क्या ये जो बात बोली गई है वो सब्जेक्ट ने उसको किया है, बिल्कुल नहीं किया है, ये ऑटोमेटिकली बात है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। तो लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन को आगे कनेक्ट करना, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी हो, जब सब्जेक्ट एक्शन करता है, एक्शन के बाद इंपैक्ट किसी और पे पड़ता है, ठीक है, तो उस चीज को हम बोलते हैं एक्शन वर्ब। अब ये पॉइंट आपको याद रखना क्यों जरूरी है, इसीलिए रखना जरूरी है क्योंकि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब दी गई है वो वर्ब आपकी अगर लिंकिंग वर्ब होती है, मेरी बात समझना, पूरा एडजेक्टिव और एडवर्ब आपका इस कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है। आगे जो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब दी गई है वो अगर आपकी लिंकिंग वर्ब होती है तो आगे आपका एडजेक्टिव का यूज होता है। और यदि ऐसा है कि सब्जेक्ट के बाद में दी गई वर्ब आपकी क्या हो, कोई एक्शन वर्ब हो, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन करता हो, तो उस कंडीशन में आगे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एडवर्ब का यूज करना पड़ेगा। इसीलिए लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। लिंकिंग वर्ब अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो आप उसको एक्शन वर्ब के हिसाब से समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें एक्शन है या नहीं है। अगर उसमें एक्शन नहीं है तो समझ जाना कि वो लिंकिंग ही है, और अगर वो लिंकिंग है तो आगे आपको क्या करना पड़ेगा, एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे इसके बारे में मैंने और भी बातें बताई हुई हैं, एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे इसमें लिखा है द म्यूजिक साउंड्स मेलोडियस, यानी कि म्यूजिक जो है वो अच्छा साउंड करती है। तो म्यूजिक जो है वो अच्छा साउंड करती है तो उसके बेसिक साउंड के बारे में बात करी गई है, ठीक है, यानी कि म्यूजिक जो है वो हमें अच्छा लगता है, उस सेंस में बात कही गई है। तो म्यूजिक खुद साउंड अच्छा निकाले ये जरूरी नहीं है, ठीक है, तो वो हमारे लगने के ऊपर है। तो ये ऑटोमेटिकली है, ये इंफॉर्मेशन इससे लिंक की जा रही है, तो लिंक करने के लिए वर्ब लगा दी साउंड, जो कि एक्शन नहीं है इसके द्वारा, तो लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। इसमें क्या बोला गया है, ही प्लेस फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा हो ये वर्ब है, इस वर्ब को करने वाला कौन है, ये सब्जेक्ट है। तो तुम्हारी ये इंफॉर्मेशन जो है वो एक्शन के तौर पर है, तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, एक एक्शन वर्ब हो जाएगी, ठीक है। ये सभी बातें आपको समझनी है। आगे देखेंगे, यहां पे अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव की, है ना, ठीक है। तो अब जो है वो हम जानने वाले हैं प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव को। तो अभी जो मैंने आपको लिंकिंग और एक्शन वर्ब का कॉन्सेप्ट बताया है वो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। अगर वर्ब आपकी क्या होगी, लिंकिंग होगी, तो आगे आपको एडजेक्टिव का यूज करना है, और यदि वर्ब हमारी क्या होती है, एक्शन होती है, तो आपको एडवर्ब का यूज करना है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिएगा, अब यहां पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है। सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। पहले तो एग्जाम्पल देख लो, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। जिससे जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी एडजेक्टिव जो होता है वो आपका प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव दो तरह से यूज होता है ना। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं प्रेडिकेटिव। क्या बोला गया है, व्हेन एडजेक्टिव डजंट फॉलो एनी नाउन इट कम्स आफ्टर द वर्ब ऑफ सेंटेंस, ठीक है। यानी इसमें यह बोला गया है कि जब कोई एडजेक्टिव आगे किसी भी नाउन को फॉलो नहीं करता और ये सीधे वर्ब के बाद में आता है, तो उस एडजेक्टिव को हम बोलते हैं कि ये प्रेडिकेटिव तरीके से यूज हुआ है। सीधी बात इतनी समझना कि जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें एडजेक्टिव लिखा है और उसके बाद में आगे कोई नाउन नहीं है, ठीक है। यानी कि ये सेंटेंस आपका एडजेक्टिव पे ही जाके खत्म हो रहा है, या फिर खत्म नहीं हो रहा है एडजेक्टिव पे लेकिन आगे कोई नाउन नहीं दिया गया, तो इस कंडीशन में ये एडजेक्टिव आपका एक प्रेडिकेटिव तरीके से यूज हुआ है। मतलब एडजेक्टिव यूज कैसे हो रहा है इसके हिसाब से है, इसका कोई टाइप नहीं है ये, ठीक है। अब इसमें आगे बोला गया है कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो ज्यादातर आपके
मतलब इनको सिर्फ और सिर्फ हम लिंकिंग वर्ब के बाद में ही यूज करते हैं। मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब आती है तो उस सेंटेंस में आपका जो एडजेक्टिव आएगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिव तरीके से आएगा। यानी कि लिंकिंग वर्ब अगर कभी भी सेंटेंस में आएगी, जैसे ये सब्जेक्ट लिखा है, आगे आपकी लिंकिंग वर्ब लिखी है, तो आगे आपका एडजेक्टिव ही आएगा और वो भी प्रेडिकेटिव तरीके से, मतलब इसके बाद में आगे कोई नाउन नहीं हो सकता। इसके अलावा एट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है? व्हेन एडजेक्टिव फॉलोज नाउन। और यदि ऐसा है कि सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और उसके बाद एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद में आपका क्या है? नाउन है, तो उस कंडीशन में वो एडजेक्टिव आपका एक एट्रीब्यूटिव तरीके से आता है। अब आपको कुछ बातें और समझनी है, जैसे कि बहुत सारे एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिव तरीके से आते हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे एट्रीब्यूटिव तरीके से आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा, या कह सकते हैं कि मोर, हम कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं वो हमारे दोनों तरीके से यूज होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो फिलहाल इसके बारे में समझ लेना। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, द ड्रेस इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल के नीचे अंडरलाइन है, हमसे पूछा जा रहा है कि ये प्रेडिकेटिव है या एट्रीब्यूटिव है। तो आप आसानी से बता सकते हो, अगर इसके आगे नाउन होता तो ये एट्रीब्यूटिव है, और अगर नाउन नहीं है तो ये हमारा क्या है? प्रेडिकेटिव है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव आपका प्रेडिकेटिव तरीके से यूज हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, द फ्लावर्स स्मेल स्वीटली। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या लिखा हुआ है? स्मेल्स लिखा हुआ है, और स्मेल्स के बाद में क्या दिया गया है? स्वीटली दिया गया है, ठीक है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट में और बता रहा हूं। देखो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है आपका, स्मेल क्या है? आपकी वर्ब है। बाकी का आप देख रहे होगे कि यहाँ पे स्वीटली लिखा हुआ है। एलवाई वाले जो वर्ड आते हैं ज्यादातर वो आपके क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। तो ये भी आपका क्या है? एडवर्ब है। दूसरी बात, अब ये देखने की कोशिश करो, यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे स्मेल आपका वर्ब हो जाएगा, और वो कौन सा वर्ब है? आपको पता है, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट इस चीज को करने का खुद से काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये ऑटोमेटिक हो रहा है। तो लिंकिंग वर्ब के बाद में आपको हमेशा क्या लगाना पड़ता है? एडजेक्टिव लगाना पड़ता है। तो स्वीटली नहीं होगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वीट हो जाएगा। दूसरी बात ये भी याद रखो कि यहाँ पे जो स्वीट आपका लिखा हुआ है वो इसके बाद में कभी भी आपका नाउन यूज नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद में आने वाला एडजेक्टिव हमारा प्रेडिकेटिव तरीके से ही यूज होता है। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब इसका भी एग्जांपल देख लो, सी वॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, यानी कि उसने एक ब्यूटीफुल ड्रेस खरीदी। तो यहाँ पे वॉट आप देख रहे होगे, ये कौन सी वर्ब है? आपकी एक्शन वर्ब है, क्योंकि खरीदने का काम उसने किया है तो दिखेगा भी वो काम। ऐसा तो है नहीं कि इसने ये काम नहीं किया हो, तो इसने ये काम किया है, एक्शन, ठीक है। तो एक्शन वर्ब जब आती है तो आगे आपको क्या करना पड़ता है? आगे आपको एक एडवर्ब लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आगे नाउन दिया गया है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक एडजेक्टिव का यूज करना पड़ेगा। तो ब्यूटीफुल आपका एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है, और जो कि आपका कौन सा एडजेक्टिव है? यहाँ पे एक एट्रीब्यूटिव तरीके से यूज हो रहा है, ठीक है। ये सब बातें थोड़ा समझ लेना। अब मैं जो कुछ बातें बोलने वाला हूँ वो थोड़ा देखना, जिससे आपका ये जो कंफ्यूजन थोड़ा बहुत अभी दिमाग में आया है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। मेरी बात समझना, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है और आगे वाले वर्ब आपकी लिंकिंग वर्ब होती है, तो उसके बाद में आपका सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव आ सकता है। और दूसरी बात, एडजेक्टिव जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेडिकेटिव वाला ही आएगा। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्या रखना है? याद रखना है। इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे अगर सब्जेक्ट दिया जाए, उसके बाद में आपको जो वर्ब दी जाए वो वर्ब आपकी कैसी हो? एक्शन वर्ब हो, ठीक है। तो उसके बाद में अगर एक्शन वर्ब है और उसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड चुनने को कहा जाए, या एडजेक्टिव लगाओ या एडवर्ब लगाओ, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है? एडवर्ब लगाना है। मतलब ये सेंटेंस आपका यहीं पे खत्म होना हो तो उस कंडीशन में आपका सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? एडवर्ब आता है। ये पॉइंट याद रखना, पहली बात तो ये याद रखना। दूसरी बात ये याद रखो कि सब्जेक्ट के बाद में एक्शन वर्ब है, ठीक है, लेकिन आगे नाउन दिया गया है, और उससे पहले आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में बात कही गई है।
तो उस कंडीशन में उस नाउन के हिसाब से आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना कि जब भी एक्शन वर्ब होती है तो वहां पे हम एडजेक्टिव लगा सकते हैं, लेकिन वो एडजेक्टिव तब लगेगा जब उसके बाद में क्या होगा, नाउन होगा, और जब बाद में एडजेक्टिव के नाउन होगा तो वो तुम्हारा एट्रीब्यूटिव यूज हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा सा इनको क्लियर कट समझ के चलना, ठीक है, क्योंकि आगे आपकी इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी, इन बातों के थ्रू हम कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। इफ मेन वर्ब इज लिंकिंग वर्ब देन वी यूज एडजेक्टिव, इफ मेन वर्ब इज एक्शन वर्ब देन वी यूज एडवर्ब। यहाँ पे मेन के बाद में आप वर्ब लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर मेन वर्ब लिंकिंग वर्ब है तो एडजेक्टिव का यूज करेंगे, और यदि मेन वर्ब हमारी एक्शन वर्ब है तो हम वहां पे एडवर्ब का यूज करेंगे दोस्त। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, द फूड टेस्टेड डिलीशियसली आफ्टर इवन आफ्टर बीइंग कोल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस सेंटेंस में दिक्कत कहाँ है, तो यहाँ पे पहले ये देखने की कोशिश करो कि यहाँ पे वर्ब क्या है। तो आपको पता है द फूड टेस्टेड, ये आपको पता है कि ये वर्ब है आपकी। इस वर्ब को क्या इस सेंटेंस में दिए गए सब्जेक्ट ने एक्शन किया है, तो आप समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे फूड का टेस्ट बताया गया है, और फूड जो है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ने ये वाला एक्शन खुद से नहीं किया। मतलब सब्जेक्ट खुद से ट्राई करे उसको एक्शन वर्ब बोलते हैं, तो ये टेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली होता है, सब्जेक्ट उसमें नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब है तो यहाँ पे ये डिलीशियसली जो आपका एडवर्ब होता है ये यूज नहीं होगा, बल्कि आपका यहाँ पे क्या यूज होगा, डिलीशियस यूज होगा। तो डिलीशियसली में आपकी दिक्कत है, डिलीशियसली की जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ डिलीशियस का यूज करना है, जो कि हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है। आगे देखो सेकंड वाला, द सिंगर परफॉर्म्ड ब्यूटीफुल एट द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट। तो यहाँ पे वर्ब देखो, वर्ब क्या दी गई है, परफॉर्म्ड। ठीक है, यानी सिंगर ने जो है वो बहुत अच्छा कॉन्सर्ट प्ले किया था, परफॉर्म किया था पिछली रात। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि सिंगर जो है वो सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को इंप्लाइड करने वाली ये वर्ब है, और सब्जेक्ट के द्वारा ये एक्शन किया गया है, तो एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब है तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो आपका एडजेक्टिव लिखा हुआ है वो गलत है, यहाँ पे आपको एडवर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ब्यूटीफुल ही लिखना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता था कि इसके बाद में मान लीजिए कोई नाउन वगैरह दिया जाता तो फिर बात अलग हो जाती आपकी यहाँ पे। ठीक है, हाँ हम ये बोल सकते थे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए द सिंगर परफॉर्म ब्यूटीफुल कॉन्सर्ट, ये हमारा हो सकता था अगर हम ये चीजें हटा देते तो हमारा चल जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं दिया गया, तो ये बातें आपको समझनी है। ठीक है, अब यहाँ पे रूल नंबर 1 जानने की कोशिश करो, क्या बोला गया है इसमें, अच्छे से बातें समझना, सब इंपोर्टेंट बातें हैं। सम फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्रेडिकेटिव फॉर्म, दे नेवर यूज्ड इन एट्रीब्यूटिव फॉर्म। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको जो चीजें बताई थी वो हमारे वर्ब के हिसाब से डिपेंड कर रही, तो वो ऐसा हो रहा था कि वर्ब आपकी आ रही थी तो हम एट्रीब्यूटिव लगा रहे थे, या फिर हम अपना क्या कर रहे थे, प्रेडिकेटिव लगा रहे थे। अब इसमें थोड़ा सा समझना, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रेडिकेटिव तरीके से ही आते हैं, उनको कभी भी एट्रीब्यूटिव तरीके से नहीं लिख सकते। मतलब कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो कि सेंटेंस के लास्ट में ही आएंगे, इनके बाद में नाउन का यूज नहीं होगा। ठीक है, ये एडजेक्टिव ही ऐसे हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। वो एडजेक्टिव आपके कौन से, अफ्रेड, अलाइक, अलाइव, अलोन, asleep, अवेयर, असेम्ड, कंटेंट, ग्लैड, वेल, ये सब आपके वो एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, जैसे सेंटेंस देखना, पहला वाला लिखा हुआ है आपका, द अफ्रेड चाइल्ड क्राइड, यानी कि डरा हुआ बच्चे क्या है, चिल्लाया। तो आपको पता है यहाँ पे चाइल्ड जो है वो नाउन है, और नाउन के बारे में बोला गया है अफ्रेड, यानी कि अफ्रेड क्या है, आपका एडजेक्टिव है। ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कभी भी सेंटेंस में प्रेडिकेटिव मतलब एट्रीब्यूटिव तरीके से नहीं आते, इनको प्रेडिकेटिव तरीके से ही लिखना पड़ता है। तो अभी जो लिखे हैं वो नाउन से पहले लिखे हैं, मतलब ये एट्रीब्यूटिव तरीके से लिखे हैं, तो ऐसे नहीं इनको लिख सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा, ऐसे सुधारना पड़ेगा, द चाइल्ड वॉज अफ्रेड, ये आपको बोलना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ आप यहाँ पे दूसरा वर्ड यूज करोगे, लेकिन इनको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरी कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि भाई ये वाला वर्ड आपका कभी भी नाउन से पहले नहीं आएगा, इस चीज को याद रखना। हाँ, इसके लिए कुछ हमारे वर्ड जो हैं वो अलग अलग वर्ड बनाए गए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 समझो, दे आर अलाइक फ्रेंड्स, वे क्या है, एक
एक जैसे फ्रेंड है वो हमारे, ठीक है। तो अलाइक वर्ड का यूज हुआ है, तो अलाइक भी जो है वो हमारा क्या हो जाता है, एक ऐसा एडजेक्टिव हो जाता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिव तरीके से यूज होता है। तो यहाँ पे नाउन का यूज हुआ है, मतलब इसको हम एट्रीब्यूटिव तरीके से यूज करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें बताया गया कि ये एट्रीब्यूटिव तरीके से लगता ही नहीं है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। सेंटेंस हमारा जो होगा वो इस तरीके से सही होगा, द फ्रेंड्स आर अलाइक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखना। बाकी का एक चीज को बताने के लिए हम यहाँ पे अलग अलग एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी हम एडजेक्टिव लगाना चाह रहे हैं तो उस जगह पे हम दूसरा भी एडजेक्टिव लगा सकते हैं, ठीक है। बट ये जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ वो बस इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेटिव तरीके से यूज होते हैं, और यहाँ पे जो हम समझने वाले हैं वो ऐसे एडजेक्टिव हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे एट्रीब्यूटिव तरीके से यूज होते हैं। तो इनके यूज आपको जरूर याद रखना है। जैसे इस सेंटेंस में, इस वाले रूल में सेकंड पॉइंट में ये बात बोली गई है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे एट्रीब्यूटिव तरीके से यूज होंगे, कभी भी उनको प्रेडिकेटिव तरीके से नहीं बनाना है। जैसे कि वो एडजेक्टिव कौन से हैं, आपके ये वाले वर्ड हैं। इन वर्ड को खुद से सर्च करने की कोशिश करना कि भाई इनका हिंदी मतलब क्या है, ठीक है। फॉर्मर लिखा हुआ है, चीप लिखा हुआ है, अटर लिखा हुआ है, सीएल लिखा हुआ है, क्यूबिक लिखा हुआ है, डिजिटल लिखा हुआ है, और भी कई सारे आपके वर्ड होते हैं। ये ऐसे एडजेक्टिव हैं, ये ऐसे वर्ड हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूटिव तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब इनके बाद में नाउन का आना जरूरी है। अगर सेंटेंस में ये लास्ट में जाके खत्म होते हैं, इनके बाद में नाउन नहीं होता, तो इसका मतलब सेंटेंस में इनका यूज प्रॉपर ढंग से नहीं हुआ है। या तो इनके सब्स्टिट्यूट में कोई दूसरा एडजेक्टिव लगा दो, नहीं तो फिर इनको चेंज करके लिख दो, ठीक है। ये बात याद रखनी पड़ेगी, यानी कि इनको फिर क्या करना पड़ेगा, प्रेडिकेटिव तरीके से लिखना पड़ेगा। जैसे ये समझने की कोशिश करना, ये क्या बोला गया, ही इज फॉर्मर। तो आपको पता है ये क्या है, फॉर्मल लिखा हुआ है जो एडजेक्टिव है। अब आप देख रहे हो कि इसके बाद में नाउन नहीं आया, तो इसका मतलब इसको हम एक तरह से प्रेडिकेटिव तरीके से यूज करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूटिव तरीके से यूज होता है। तो इसके बाद में नाउन का होना जरूरी है। तो हमने क्या बोला, ही इज फॉर्मर प्रेसिडेंट। तो ऐसे करके इसको हम क्या कर लेंगे, सुधार लेंगे, ठीक है। तो ये बातें याद रखनी है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो और बताओ कि सही है या गलत है। क्या बोला गया है, दिस एंट्रेंस इज मेन। ये एंट्रेंस जो है वो मेन एंट्रेंस है। हम बोलना तो यही चाह रहे हैं, लेकिन आपको पता है मेन जो लिखा हुआ है वो एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूटिव तरीके से आता है। मतलब इसके बाद में नाउन होना ही चाहिए, लेकिन नाउन तो नहीं है। तो क्या करें, या तो इसकी जगह पे कोई दूसरा शब्द लगा दो जो हमारा काम कर पा रहा हो, नहीं तो फिर इसको क्या करो, प्रेडिकेटिव तरीके से यूज कर दो। तो आप इसको यूज करोगे, मतलब सॉरी, एट्रीब्यूटिव तरीके से यूज कर दो। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज मेन एंट्रेंस। तो हम ऐसे करके अपना सेंटेंस बोल के काम चला रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मेन अब जो है वो हमारा एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि इसके जस्ट बाद में एक हमने नाउन लिख दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो दो फर्स्ट पॉइंट बताए गए हैं, मतलब रूल नंबर 1 के जो दोनों पॉइंट बताए गए हैं, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। आपको वर्ड सीधे तौर पे याद करने पड़ेंगे, और कभी भी इनका प्रेडिकेटिव या एट्रीब्यूटिव तरीके से गलत यूज होता है तो वो आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके थे, जो कि हमने प्रोनाउन पढ़ाया था। तभी मैंने आपको बताया था कि भाई डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड आपके सिर्फ 4 होते हैं, दिस दैट और दीज दोज, ठीक है। दिस और दैट हमारे सिंगुलर के लिए लगते हैं, और दीज और दोज हमारे प्लूरल के लिए लगते हैं। इसके अलावा मैंने क्या बात बताई थी, मैंने बात बताई थी आपको कि दिस का और दीज का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास क्या चीज़ होती है, कोई नज़दीक होती है, नियर बाय थिंग्स होती है। और जब हमसे ऑब्जेक्ट दूर होता है तो दैट एंड दोज लगाते हैं। तो दैट एंड दोज आपके फॉर फार ऑब्जेक्ट के लिए लगाए जाते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें आपसे क्या होती हैं, दूर होती हैं। तो इनकी जानकारी मैंने आपको प्रोनाउन में दे दी थी। अब हमारे सामने 2 क्वेश्चंस हैं, इनको थोड़ा जानने की कोशिश करो कि भाई सही क्या है, गलत क्या है। समझना, द परफॉर्मेंस ऑफ आवर टीम, हमारी टीम की परफॉर्मेंस वॉज बेटर देन दीज इन द लास्ट मैच। यानी हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो लास्ट मैच से क्या है, सही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हमारा लास्ट मैच हुआ था उसकी परफॉर्मेंस और आज की परफॉर्मेंस देखी जाए तो आज की परफॉर्मेंस जो है वो हमारी ज़्यादा अच्छी बताई गई। तो यहाँ पे आपने दीज का यूज़ कर दिया, किसका यूज कर दिया, दीज का यूज कर दिया। अब आपको पता है दीज का यूज तो हम तब करते हैं जब कोई प्लूरल बताना चाह रहे थे। तो लेकिन परफॉर्मेंस में तुलना हो रही है, तो परफॉर्मेंस में तुलना हो रही है तो सिंगुलर चीजों से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो सिंगुलर चीजों से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ड आना चाहिए। अब बात आती सिंगुलर वर्ड के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, दिस और दैट।
आएगा क्या? तो आपको पता है कि लास्ट वाली परफॉर्मेंस से तुलना कर रहे हैं, तो लास्ट वाली परफॉर्मेंस समय के हिसाब से दूर हो गई, तो समय के हिसाब से दूर हो गई तो आपका क्या आ जाएगा इधर? दैट आ जाएगा। करेक्ट आंसर ये होगा, द परफॉर्मेंस ऑफ आवर टीम वाज बेटर देन दैट इन दी लास्ट मैच, यानी कि हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो लास्ट मैच से अच्छी है। सेकंड वाला एग्जांपल देखो, द फैसिलिटीज इन आवर कॉलेज आर बेटर देन दैट इन योर कॉलेज। ठीक है, यानी हमारे कॉलेज की फैसिलिटी जो हैं वो अच्छी हैं आपके कॉलेज से। तो क्या आंसर बनेगा आपका यहाँ पे? बताइएगा मुझे, क्या आंसर बनेगा? अब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, हमने यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया है फैसिलिटीज का। ठीक है, तो फैसिलिटीज का कंपैरिजन कर दिया है तो दैट का यूज तो नहीं होगा। और एक चीज आपको पता होगी कि किसी भी चीज का रिलेशन बता के हम तुलना करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, कि जैसे हम मुंबई की रोड की तुलना कर रहे हैं दिल्ली की रोड से, तो मुंबई की रोड्स तो हम लिखेंगे, लेकिन आगे हमें क्या करना पड़ेगा? दो जॉब का यूज करना पड़ेगा। जैसे सेंटेंस याद होगा आपको, द रोड्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन दैट दोज ऑफ दिल्ली, बोला था मैंने, याद होगा। ठीक है, मैंने क्या सेंटेंस बोला था कि द रोड्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन दोज ऑफ दिल्ली, यानी कि जो मुंबई की रोड्स हैं वो दिल्ली की रोड से क्या हैं? चौड़ी हैं। तो इस कंडीशन में आपको मैंने बताया था कि दोबारा उस शब्द को बताने की जरूरत नहीं है। जैसे इस सेंटेंस में हम दिल्ली की रोड्स की और मुंबई की रोड्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दोबारा आपको रोड्स लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सिंगुलर है तो दैट ऑफ लगा दो और प्लूरल है तो दोज ऑफ लगा दो, ये आपका कॉन्सेप्ट रहता है। तो दैट का यूज तो वैसे ही नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दोज ऑफ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे थर्ड वाला एग्जाम्पल देखो, आई फाउंड दिस टू कॉइन्स ऑन द स्ट्रीट। ठीक है, मतलब मुझे ये दोनों कॉइन्स कहाँ पे मिले? गली में मिले। तो आपको पता है कि यहाँ पे दिस का यूज हो रहा है, लेकिन कॉइन हमें दो मिले हुए हैं तो प्लूरल होना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? दीज बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? दीज बोलेंगे। बाकी की यहाँ पे दैट भी या दोज नहीं लगा सकते। हम क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पे हम कहीं ना कहीं उन कॉइन्स को अभी दिखाना चाह रहे हैं कि ये कॉइन्स मुझे वहां मिले थे, तो नजदीक का सेंस हमारा बन रहा है। फोर्थ वाला देखो, लुक एट दैट ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन, यानी कि उस ब्यूटीफुल फ्लावर्स को देखो जो गार्डन में लगा हुआ है। तो आपको पता है फ्लावर्स की बात हो रही है, कई सारे फ्लावर्स हैं और हमसे दूर होंगे। जो भी हम जैसे दिखाना चाह रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को दिखाना चाह रहे हैं, फ्लावर्स को दिखाना चाह रहे हैं, तो वो हमसे दूर होंगे। तो दूर होंगे तो उस सेंस में प्लूरल तो होगा ही होगा, क्योंकि फ्लावर्स हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या होगा? दोज का यूज होगा। ठीक है, फिफ्थ वाला पॉइंट देखो, दिस सीजर्स आर वेरी शार्प। क्या आंसर होगा यहाँ पे? बात समझो पहले, मेरी बात समझने की कोशिश करना। यहाँ पे आर का यूज हुआ है। दूसरी बात, सीजर्स जो वर्ड होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है? आपका प्लूरल वर्ड होता है। तो आपको यहाँ पे दिस का यूज नहीं करना है, आपको यहाँ पे किसका यूज करना पड़ेगा? दीज का यूज करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, दीज सीजर्स आर वेरी शार्प। नाउन में हमने पढ़ा था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि हमारे प्लूरल ही होते हैं, तो अगर ये वर्ड दिए जाते हैं, इनके बाद में वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। और इनको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हो तो उस नाउन के हिसाब से ही आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना आप, है ना। आगे देखो यहाँ पे हम मैनी की बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपको देखो शुरुआत से समझाया है, हम यहाँ पे दो चैप्टर डिस्कस करेंगे। एक करेंगे एडजेक्टिव डिस्कस और साथ ही साथ में हम करेंगे डिटर्मिनर डिस्कस। तो पहले तो हम डिटर्मिनर के पोर्शन को कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करी जा रही है क्वांटिफायर्स, हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। क्वांटिफायर्स में हम बात करेंगे सबसे पहले मैनी के बारे में। भाई ये अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिस तरीके से प्रोनाउन में हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते थे, उसी तरीके से इस वाले चैप्टर में ये वाली चीज़ें आपकी काफ़ी पूछी जाती हैं एग्जाम में। पहली बात तो करते हैं कि मैनी का यूज़ हम कब करते हैं। ये क्या है? आपके डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर जो आते हैं वो आपके नाउन को देख के लगाए जाते हैं, तो इनके बाद में नाउन का आना जरूरी है। आपको बस ये बातें याद रखनी है। देखो, दो बातें आपको पूरे क्वांटिफायर्स में या पूरे डिटर्मिनर पे याद रखनी है। ठीक है, खासकर क्वांटिफायर्स में, कि इनके बाद में, जैसे कि यहाँ पे कोई क्वांटिफायर है, इनके बाद में नाउन कौन सा आया है? वो नाउन सिंगुलर आया है, वो नाउन प्लूरल आया है, या वो नाउन अनकाउंटेबल आया है। एक तो इन पे चीजें डिपेंड करेंगी। दूसरी जो चीजें डिपेंड करेंगी क्वांटिफायर्स की, वो डिपेंड करेंगी कि भाई इसमें आप कोई भी नाउन का यूज कर रहे हो, कोई भी क्वांटिफायर लगा रहे हो, लेकिन वो सेंटेंस आपका कौन सा है? क्या वो सेंटेंस पॉजिटिव है, क्या वो सेंटेंस नेगेटिव है? ये याद रखना है। एक तो नाउन याद रखना है और दूसरी बात सेंटेंस याद रखना है। इन दोनों चीजों के भरोसे ही आपके ये सब डिटर्मिनर क्या होते हैं? लग जाते हैं। अब बात करते हैं मैनी के बारे में। तो मैनी के बारे में थोड़ा समझ लेना है यहाँ पे।
देखो क्या बोला जा रहा है, मैनी इज यूज्ड फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, यानी कि समझ में आ गया होगा, मैनी का यूज सिर्फ और सिर्फ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। तो इससे एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना कि भाई ना तो मैनी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन के से पहले आएगा और ना अनकाउंटेबल के पहले आएगा, मैनी सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नाउन के पहले आएगा, सिंगुलर के भी पहले नहीं आएगा और अनकाउंटेबल के पहले भी नहीं आएगा। आगे क्या लिखा है, व्हेन वी हैव एनीथिंग इन लार्ज नंबर्स, जब भी कोई चीज़ जब हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास वो बड़े अमाउंट में है और उसको हम गिन सकते हैं, बड़ी तादाद में है, तो उस कंडीशन में मैनी का यूज करते हैं। ठीक है, आगे नोट डाल के लिखा हुआ है, मैनी का यूज हम पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है जहां पे मैनी का यूज नहीं हो पाएगा। बस याद रखना है कि वो नाउन आगे जो दिया जाएगा मैनी के बाद में वो आपका प्लूरल होना चाहिए। चलिएगा, अब एग्जाम्पल को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल बोला गया है, देयर आर मच स्टूडेंट्स इन दी क्लास। ठीक है, ये चीज आपके सामने बोली गई है, ये सेंटेंस क्या है आपका, इनकरेक्ट है। या अब यहाँ पे देखो इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा मच लिखा हुआ है और मच के बाद में क्या लिखा है, स्टूडेंट्स लिखा है। स्टूडेंट्स क्या होता है, काउंटेबल नाउन और वो भी प्लूरल, तो इसलिए मच का यूज नहीं होगा। सही क्या होगा, मैनी यूज होगा। बाकी का सेंटेंस कोई भी हो आपका मैनी का यूज हो सकता है, तो ये सेंटेंस क्या है तुम्हारा भाई, करेक्ट है। एक बात और याद रखना, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा डिटर्मिनर आपके आ सकते हैं, तो ये मान के नहीं चलना है कि कहीं पे अगर मैनी लग गया तो कुछ नहीं लग पाएगा, आपका दूसरा भी लग सकता है। वो एग्जाम में पूछा कैसे जा रहा है वो देखा जाएगा। एग्जाम में कहीं दो ऑप्शन दिए गए हैं तो बेटर ऑप्शन कौन सा होगा वो देखा जाएगा। अगर मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में एरर ही नहीं है तो फिर उसको हम एरर ही नहीं मानेंगे। तो एक सेंटेंस में एक नाउन के लिए एक से ज़्यादा डिटर्मिनर आ सकते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। बट हम स्पेसिफिक कंडीशन देख रहे हैं कि भाई वो कंडीशन के हिसाब से वो वाला डिटर्मिनर जो हम पढ़ रहे हैं वो लग पाएगा या नहीं लग पाएगा, ये बात समझना है। थर्ड वाला सेंटेंस देखो, देयर आरंट मैनी स्टूडेंट्स इन दी क्लास। ये सेंटेंस भी क्या बोला गया है, सही बोला गया है। भाई सही क्यों ना हो, आपको पता है कि स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, प्लूरल लिखा हुआ है, मैनी लिखा हुआ है, इसके लिए तो सही है। दूसरी बात सेंटेंस नेगेटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेंटेंस कुछ भी बना रहा है, मैनी का यूज हम किसी भी सेंटेंस में कर लेते हैं। अगला फोर्थ वाला देखो, देयर आरंट एनी स्टूडेंट्स इन दी क्लास। तो यहाँ पे एक चीज समझो, अब आपको यहाँ पे एनी का यूज भी देखने को मिल गया मैनी की जगह पे, तो ये भी आपका सही हो सकता है। अब एनी के बारे में भी थोड़ा सा पॉइंट देखो, इस पॉइंट में आपको एनी के बारे में भी याद रखना है। वैसे तो मैं इंडिविजुअल सबको पढ़ाऊंगा, अभी आपको समझना है कि एनी का यूज हम प्लूरल नाउन के पहले भी कर सकते हैं, और दूसरी बात सेंटेंस नेगेटिव हो तब हम एनी लगा सकते हैं। एनी के बारे में जो भी कुछ नई नई चीजें देखने को मिले उनके बारे में एक अप्रोच बनानी है माइंड में। ठीक है, जैसे मैनी का यूज तो हम पढ़ रहे हैं, अभी एनी बीच में देखने को मिल गया तो हमें समझ में आ गया कि प्लूरल नाउन है तो हम एनी भी लगा सकते हैं, और साथ ही साथ में सेंटेंस नेगेटिव है तो एनी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, मतलब इस जगह पे आप मैनी चाहो या एनी चाहो जो भी लगाना चाहो लग जाएगा। ठीक है, आगे देखो फिफ्थ वाला, देयर इजंट एनी स्टूडेंट इन दी क्लास। अब इसमें एक बात देखो, स्टूडेंट लिखा हुआ है, आपने एनी का यूज कर दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट सिंगुलर था, एनी का यूज कर दिया, और आरएंट की जगह पे आपने क्या लिख दिया, इज लिख दिया। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि एनी का यूज हम सिंगुलर नाउन के पहले भी कर सकते हैं, और दूसरी बात सेंटेंस आपका नेगेटिव हो तब कर सकते हैं। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि मैनी और एनी में अभी का डिफरेंस जो हमें पता चला है वो ये पता चला है कि मैनी का यूज हम प्लूरल नाउन के पहले कर सकते हैं, सेंटेंस भले ही कोई सा भी हो चल जाएगा, लेकिन एनी का यूज हम प्लूरल के पहले कर सकते हैं अभी जो हमें पता चला है। ठीक है, और सिंगुलर के साथ में भी कर सकते हैं, और सेंटेंस आपका अभी जो हमें पता चला है वो नेगेटिव होना चाहिए। और भी हम बातें देखेंगे। अगला सिक्स वाला देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन दी क्लास। तो ये भी आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैनी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हाउ के बाद में मैनी का यूज होता है, हाउ के बाद में मच का यूज होता है। अगर नाउन आपके प्लूरल होंगे तो मैनी लग जाएगा, और नहीं तो वो आपका हाउ के बाद में क्या लगेगा, मच लगेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। वैसे सभी पॉइंट मैं आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी भी हमारा मैनी का यूज चल रहा है। आगे क्या बोला गया है, देयर आरंट नो स्टूडेंट्स इन दी क्लास। ये सेंटेंस आपका जो बोला गया वो क्या हो गया, तुम्हारा गलत हो गया। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि भाई जब भी आपका आरंट वर्ड का यूज हो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगा हुआ हो, तो नो लिखने की जरूरत नहीं है। आप इस सेंटेंस को कैसे बोलोगे, ऐसे बोलोगे, देयर आर नो स्टूडेंट्स इन दी क्लास। क्लास में कोई भी विद्यार्थी नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना।
दूसरी बात ऐसे बोला जाए नाइन्थ वाला, देयर इजंट नो स्टूडेंट इन द क्लास, तो आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, देयर इज नो स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, यानी कि नो का यूज हम प्लूरल नाउन के पहले भी कर सकते हैं, सिंगुलर नाउन के पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, बस ये याद रखना कि जब नो लगा रहे हैं तो हम नॉट नहीं लगा सकते कहीं पे, हम ये बात याद रखना, वो ऑटोमेटिक सेंटेंस क्या हो जाता है, अपने आप में नेगेटिव हो जाता है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। आगे दोस्त, मच का भी यूज जान लो। मच का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास कोई भी चीज क्या होती है, बड़ी मात्रा में होती है। बड़ी मात्रा में अगर काउंटेबल होगी तो वो प्लूरल होगी, तो मैनी लगाएंगे। बड़ी मात्रा में अगर अनकाउंटेबल होगी तो उस सेंस में हम क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे। मच का यूज भी हम किसी भी प्रकार के सेंटेंस के कर सकते हैं, कि मतलब सेंटेंस पॉजिटिव, नेगेटिव या इंटरोगेटिव कुछ भी हो, बना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मच आपका लग जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो, ही डजंट ईट। ठीक है, वो है यानी कि ज्यादा राइस नहीं खाती, ये सेंस बोलना चाह रहे हैं। आपको पता है मच और मैनी ऑप्शन में दिया है, तो मैनी नहीं लगेगा, आपका मच लग जाएगा, क्योंकि राइस काउंटेबल है। अगला देखो, ही हैज मच इन्फॉर्मेशन, उसको कई सारी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इस कंडीशन में आपका मच का यूज यहाँ पे सही है। थर्ड वाला देखो, ही हैज अ लॉट ऑफ लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। मेरी बात समझने की कोशिश करना, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम आ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ दोनों वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। और छोटी सी बात और समझ लो, आ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ एक ही मतलब देते हैं। ठीक है, इसमें दिक्कत जो हो जाती है, जो पूछी जाती है, वो ये पूछी जाती है, कभी कभार हमसे ये लिख दिया जाता है आ लॉट्स ऑफ, तो ये आपकी क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। दो तरीके के आपके वर्ड चलते हैं, आ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। ठीक है, आ लॉट ऑफ हो चाहे लॉट्स ऑफ हो, ये आपके काउंटेबल नाउन में तब आते हैं जब आगे क्या हो, प्लूरल हो, या फिर ये आपके अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी आते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, यानी लॉट्स ऑफ, आ लॉट ऑफ आपका काउंटेबल नाउन में आ सकता है, वो भी प्लूरल के लिए, और अनकाउंटेबल के लिए आपका आता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट याद रखना, इनके बारे में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया जाता है। फोर्थ वाला पॉइंट देखना, ही हैज सम इंफॉर्मेशन, तो ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल में हम सम का भी यूज कर सकते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल तो देखो, मैं आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा की भी बताते जा रहा हूँ, वो भी थोड़ा हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करे, लेकिन जो हमारे मेन पॉइंट चल रहे हैं, जो हमारे हेडर में हम पढ़ रहे हैं कि मच पढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं नहीं पढ़ रहे हैं, इनको आपको जरूर याद रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिफ्थ वाला पॉइंट देखो, ही हैज डैश इन्फॉर्मेशन। अब आप देखो, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, आ लॉट ऑफ भी अनकाउंटेबल के लिए लगता है, मच भी अनकाउंटेबल के लिए लग सकता है, और सम भी आपका अनकाउंटेबल के लिए लग सकता है। तो जब आपके पास तीनों ऑप्शंस ऐसे दिए जाएं जो तीनों ही अनकाउंटेबल के लिए लग सकते हैं, तो वहां पे हमेशा प्रायोरिटी आपको आ लॉट ऑफ को ही लिखना है। मतलब आ लॉट ऑफ के बारे में ये जानकारी समझना है कि आ लॉट ऑफ आपका प्लूरल नाउन के पहले भी लगेगा, और आ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ बोल दो, वो आपका अनकाउंटेबल के पहले भी लगेगा। अगर ये ऑप्शंस में अवेलेबल है, तो भाई इसी को हम अपना आंसर बनाते हैं। ठीक है, इसी को हम प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। आगे की क्लास में मैं आपको इसके आगे के रूल्स के बारे में बताऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चैप्टर आपका बाकी के चैप्टर के हिसाब से देखा जाए तो ये भी हमारा लंबाई चलने वाला है, क्योंकि दो चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। एक तो हम डिटर्मिनर को कवर कर रहे हैं, और दूसरा हम एडजेक्टिव को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो जय हिंद एवरीवन।